नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएमपी इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक माइनिंग और मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग में कोई भी इशू नहीं आएगा। आप एक आसानी से डिसीजन बना सकते हो भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां पर कोई भी एफडी लेते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर कोई भी वहां पे बॉन्ड्स लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो, भैया जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें इस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर कितनी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट के केस में बात करें तो हम ये सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं और स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर एक बड़ा ट्रेड हम ले लेते हैं। लेकिन जब हम ट्रेड ले चुके होते हैं या इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं तब काफी ज्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, जैसे कि भाई हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, स्टॉक में आखिर प्रॉफिट मिलेगा तो कब मिलेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में मिलेगा और मैक्सिमम कितना प्रॉफिट देने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। तो ऐसे काफी ज्यादा सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर ये सारे सवालों के जवाब आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले मिल जाए तो भाई कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए कि भाई आपको स्टॉक में एक आसानी से डिसीजन बना सकते हो कि भाई स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आपके सामने ये दो पॉइंट लेके आया हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई एमएमपी इंडस्ट्री स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है। और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहां पे ये समझेंगे कि भाई यहां पे होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है। काफी ज्यादा चीजें हैं, कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। लेकिन अगर पिछले 5 साल के रिटर्न अगर हम देखें तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में आपको भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, कुछ बारीकियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाए, कैसे वो चेक करना चाहिए। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एमएमपी इंडस्ट्री स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना ज्यादा रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म को लेके तो देखते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब यहां पे 1.21% का एक माइनर सा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 9.25% से ज्यादा की गिरावट यहां पे देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने 12% से ज्यादा की गिरावट यहां पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 11.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितनी ज्यादा हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक ने करीब 7.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 140% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 71.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 250% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 178% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक
शॉर्ट टर्म में भी एक एवरेज प्रॉफिटेबल रहा है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 11.25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म को लेके तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 250% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं, जहां पे 1 मंथ से लेकर 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे करीब हमें 9 से 7% से लेकर करीब 12% तक एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। इन 3 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन के अलावा स्टॉक में आपको किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को नहीं मिलता। अब ये गिरावट यहाँ पे क्यों है, इसके पीछे के कुछ कई रीजन हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे किस स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वहां पे कुछ करेक्शन हो सकती है, जो मैं आपको आने इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। दूसरा यहाँ पे जो रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि मार्केट में अगर देखा जाए तो पिछले 7-8 महीनों से काफी ज्यादा गिरावट के माहौल रहे। अगर अगस्त और सितंबर 2024 की बात करें तो यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे काफी ज्यादा कंट्री के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। अगर बात करें अक्टूबर के बारे में तो काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लगभग लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से वहां पे काफी ज्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई, जिसकी वजह से एफआईआई की एक बड़ी बिकवाली हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिली। अगर अब बात की जाए करंट माहौल की बात की जाए तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 के करीब आ गया। एक बड़ी गिरावट मार्केट में चल रही है और हो सकता है कि भाई उस गिरावट का सीधा सीधा असर हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है, लेकिन गिरावट स्टॉक में इतनी ज्यादा भी नहीं है। जहां पे मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे लगातार गिरावट हो रही है, वो गिरावट अगर मार्केट की जो गिरावट देखी जाए तो इसके हिसाब से स्टॉक में 12% की मैक्सिमम गिरावट हुई है जो इस 3 महीने में हुई है। इससे ज्यादा स्टॉक में कोई गिरावट नहीं हुई और मुझे नहीं लगता भाई जो मार्केट में इस टाइम बड़ी गिरावट चल रही है उसके सामने 12% की गिरावट कोई ज्यादा बड़ी गिरावट है। देखा जाए तो मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहां पे लगातार गिरावट हो रही है, गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, जैसे कामधेनु वेंचर हो गया, स्प्राइट एग्रो हो गया, एएफ इंटरप्राइजेज हो गया, ठीक है, वर्टोज हो गया। काफी आईटी कंपनी के स्टॉक है जहां पे लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और कई स्टॉक तो ऐसे ही हैं जो जाने माने ब्रांडेड है, जाने माने ब्रांड है, लेकिन उनकी हालत ऐसी खराब है कि वहां पे प्रमोटर अपना बोरिया बिस्तर बांध के पूरी तरह से निकल चुके हैं और सारा का सारा माल वहां पे एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में डाल दिया। अब दोनों के बीच में वहां पे एक अच्छी खासी जंग चल रही है। अगर इनमें मैं नाम लूं उन स्टॉक का जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी हो गया। तो ये वो स्टॉक है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। जब प्रमोटर ही किसी स्टॉक के अंदर प्रॉपर गायब हो जाएगी तो भाई जाहिर सी बात है स्टॉक को ऊपर लेके कौन जाएगा, पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई के सहारे तो स्टॉक ऊपर तक नहीं जा सकता। तो आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट इन स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो मार्केट में जो गिरावट का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल पा रही। बाकी अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के रिटर्न के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने काफी अच्छे प्रदर्शन किए हैं। देखा जाए तो एक एवरेज से ज्यादा ही स्टॉक ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पे एक डिसीजन रह जाता है, एक निष्कर्ष तक जहाँ पे हमें पहुँचना था वो निष्कर्ष यहाँ पे रह जाता है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल से हमें ये 5 साल के रिटर्न से ये तो पता चल जाता है कि भाई स्टॉक में मैक्सिमम मार्केट की गिरावट के साथ कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है और स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए पॉजिटिव मोमेंटम के लिए कम से कम स्टॉक को किस टाइम ड्यूरेशन तक होल्ड करना चाहिए जहाँ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। तो यहाँ पे कुछ बारीकियां हैं जो होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाए। यहाँ पे कुछ बारीक पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखा जाए तो ये जो पॉइंट रहेंगे वो मेरे पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के बेस पे रहेंगे। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जहां पे आने वाले इस टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे
लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें DII और प्रमोटर आते हैं, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। अगर आपको लगता है कि मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो फिर आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है उसको आपको काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होता है वो FII होता है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट हो गई है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है, तब जाके एक बड़ा सेलिंग प्रेशर बनता है और स्टॉक में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको टाइम आने पे गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और फ्लक्चुएशन भी सबसे ज़्यादा उस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकली एक कोई डेमोस्ट्रेशन चाहते हो तो देखो, आप कोई भी रैंडमली 15-20 स्टॉक कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिएगा, जिसमें FII की होल्डिंग पैटर्न आप चेक कीजिएगा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर FII की होल्डिंग 10-15-20% से लेके 40-45% तक होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5-7% या 0% हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर FII की होल्डिंग 0% के करीब होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10-15-20% से लेके 40-45% हो जाती है। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें FII का डेटा के साथ देखने को मिलता है, वो भी 1 ईयर के टाइम ड्यूरेशन में। तो इसी वजह से हमेशा कहा जाता है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 50% तो होनी चाहिए और FII की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से गेन कर सकते हो। तो दोस्तों, आप बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक में होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 74.48% थी, जो इस साल भी 74.48% है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग लगातार यहाँ पे 50% से ज़्यादा रही है, और दूसरा कि प्रमोटर की होल्डिंग में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी रिलीजिंग नहीं कर रहे और ना ही यहाँ पे हमें कोई इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटर चाहते हैं कि स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम तक चले और एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर्स को देखने को मिल सकता है। तो दूसरा, अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर DII की होल्डिंग की बात करें तो भाई DII की होल्डिंग ना तो यहाँ पे पिछले साल थी और ना ही इस साल है। देखा जाए तो यहाँ पे DII का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। और अगर स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की बात करें तो अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो FII की होल्डिंग यहाँ पे पिछले साल भी 0% थी, क्वार्टर टू क्वार्टर भी कोई भी होल्डिंग नहीं है और इस साल भी FII की कोई होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि भाई FII की कोई भी होल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे एक फ्लक्चुएशंस का कोई भी डर हमें नहीं देखने को मिलता। और इसी वजह से देखा जाए तो मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी 12% की गिरावट यहाँ पे हुई। अगर मान लो यहाँ पे FII की होल्डिंग 15-20% या 25% के करीब होती तो ये गिरावट कम से कम यहाँ पे 35-40% के आसपास हमें देखने को मिलती। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स 12.47% थे, जो इस साल बढ़ के 18.35% हो गए। हमेशा देखा जाता है जब किसी भी स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है तो स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे लगातार पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ रही है। तो देखा जाए तो पब्लिक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले और कुछ यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे पहले अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50 पॉइंट से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। दूसरा, प्रमोटर यहाँ पे कोई भी होल्डिंग चेंज नहीं कर रहे। 2 यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे FII की होल्डिंग की बात करें तो FII की होल्डिंग 0% है, जहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशंस का डर हमें नहीं है। तो ये तीसरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। और चौथा पॉजिटिव पॉइंट कि यहाँ पे जो रेशियो है पब्लिक इन्वेस्टर्स का वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर नेगेटिव पॉइंट अगर यहाँ पे देखने की बात करें तो यहाँ पे मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे DII कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं कर रही, DII की कोई भी होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। और दूसरा जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है वो है गवर्नमेंट होल्डिंग। इस स्टॉक में हमें बिल्कुल भी गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को नहीं मिल पा रही। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग 0.01 या 0.02% भी हो जाती तो यहाँ पे हमें ट्रस्ट लेवल मिल जाता है कि भाई ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट होल्डिंग आपको कोई कम से कम जब आप 50 स्टॉक उठाओगे तो उसमें से कोई इक्के दुक्के स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी स्टॉक होते हैं।
तो देखा जाए तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जो मैंने आपके सामने रखे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की फॉर्म में। साथ में होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं जो मैंने आपको समझाई। साथ में इस होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने, अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अपनी जो कीमती राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एमएमपी इंडस्ट्री स्टॉक के रिटर्न और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।